यानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान सरकार कई बार भारत पर बेवजह आरोप लगाती है। शुक्रवार को हाफिज सईद के करीबी और लश्कर तैयबा के प्रमुख कमांडर शेख मोइज मुजाहिद की कसूर जिले के कोट राधा किशन में हत्या कर दी गई। ये इलाका लाहौर के 60 किलोमीटर दूर है। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और घर के बाहर मौजूद शेख मुजाहिद पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर फरार हो गए। शेख मुजाहिद को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में पुलिस की थ्योरी कुछ और है। पुलिस शेख मुजाहिद को लश्कर का कमांडर ही नहीं मानती। साथ ही उसका कहना है कि वो दो प्रतिद्वंदी गुटों रेहान और फैजान के बीच गोलीबारी की मौत हुई। पुलिस की थ्योरी के उलट हाल के वर्षों में पाकिस्तान में ऐसी कई हत्याएं हुई हैं। अक्टूबर 2023 में इसी तरह उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने दाऊद मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी। लश्कर जब्बार पर संस्थापक दाऊद मलिक भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक मौलाना मसूद अजहर का बेहद करीबी सहयोगी था। और इसी तरह मार्च 2022 में कंधार विमान अपहरण में शामिल आतंकी जहर इब्राहिम की पाकिस्तान की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहर ने 4 अन्य आतंकियों के साथ 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को हाईजैक कर लिया था। इसी मसले पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। हिंद के दुश्मन पाकिस्तान में कत्ल, हाफिज सईद का सहयोगी गोलियों से छलनी का भुक्तभोगी, भारत में आतंक का सिला, पाक में मौत का सिलसिला। पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को बड़ा झटका लगा है। संगठन के वरिष्ठ नेता और हाफिज सईद का करीबी सहयोगी शेख मोइज मुजाहिद की कसूर शहर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शेख मोइज मुजाहिद अपने घर के बाहर मौजूद था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल मुजाहिद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुजाहिद को लश्कर तैयबा का एक प्रमुख कमांडर और हाफिज सईद का भरोसेमंद साथी माना जाता था। कथित तौर पर वह गुरदासपुर आतंकवादी हमले सहित भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों का आरोपी था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 28 वर्षीय आतंकी शेख मुजाहिद की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस का कहना है कि उसका लश्कर से कोई संबंध नहीं था। जहां घटना हुई वो इलाका कोट राधा किशन है, जो कसूर जिले में पड़ता है, और यह स्थान लाहौर से 60 किलोमीटर दूर है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ईसा खान के मुताबिक शेख मुजाहिद की 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान जान गई है। उनके अनुसार 2 प्रतिद्वंदी गुटों रेहान और फैजान के बीच गोलीबारी हुई। जब गोलीबारी शुरू हुई, मुजाहिद अन्य लोगों के साथ मौके पर मौजूद था। इसी दौरान मुजाहिद को गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 20 से अधिक संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में इस तरह आतंकवादियों की कई हत्याएं हो चुकी हैं। हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर कौन थे और उन्होंने यह वारदात किस मकसद से की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इस घटना को आतंकी संगठनों के बीच आंतरिक गुटबाजी से भी जोड़कर देख रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है हसन दुर्रानी। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। मनन द्विवेदी, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बख्शी साहब के पास चलेंगे। बख्शी साहब, पाकिस्तान में लगातार कई सारे लोगों की अचानक से कुछ लोग आते हैं, शूट आउट करते हैं, गोली मारते हैं और चले जाते हैं। पता चलता है कि वो आतंकवादी हैं, आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है।
और आरोप लग जाता है कि भारत की एजेंसियां जो जिनमें रॉ का भी जिक्र आता है उनका ये पूरा काम है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए मनोज जी, ये भारत और पाकिस्तान अभी तो दो देश हैं, पहले तो एक ही था। तो ये जो जितने लोग हैं ये सब एक ही अंग के थे। पख्तून, हमारा गांव तो वहां पे था पाकिस्तान में, तो मुझे पता है। खैर मैं तो पैदा नहीं हुआ था, पर इतना हमें तो बताया गया है कि पख्तून उसी नेचर के थे जो कि अंग्रेजों के को आतंक में डुबो रखा था। बलोचों का वही बात थी, सिंध में वही बात थी, और पंजाब थोड़ा सा सहमा हुआ था, मेरे को ठहरा हुआ था। क्वेश्चन क्या भी ये होता है, जब देश इन दोनों कंट्रीज का विभाजन हो गया धर्म के नाम पर, तो आतंकवाद भी धर्म के नाम पर यानी कि रिलीजन के नाम पर फैलने लगा। वो बड़ी आसान बात थी। अब बात में ये है कि पख्तून के जो लोग हैं, पश्तून के वो उनके ट्राइबल्स हैं, वो जो कुछ ईरान में जो लोग हैं उनके जो बॉर्डर में और जो अफगानिस्तान के बॉर्डर में डूरन लाइन के दोनों तरफ ये आपस में कुछ तालमेल नहीं, कईयों में तालमेल है। और आतंकवाद ही नहीं, रेगुलर झड़प है इनमें। पाकिस्तान की फौज इनसे ग्रस्त है, घिरी हुई है। अमेरिकन को इन्होंने मार के निकाला, रशिया को मारने के लिए इनको पैदा किया गया था। तो और दूसरी बात है, यहां तक कि पाकिस्तान की आर्मी को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नेटो के कॉन्वॉयज को चलाया था। तो ये इनका आपस में ये खेल कूद जारी है। हाँ, जो पाकिस्तान की जो आर्मी हुक्मरान कहते हैं कि रॉ का हाथ हो सकता है, भाई देखो ऐसा है, लेट फैक्ट, अगर मैं रॉ नहीं कर रही होती तो मैं रॉ को कहता क्यों नहीं कर रहे। अगर मैं हूं रॉ की जगह तो जरूर करूंगा। जब पाकिस्तान कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो ये बात सारी ये है, यहां पे कोई मीठी मीठी बातें नहीं बोलनी। अगर आपके पास हमला हो रहा है, आप भी हमला करेंगे, नहीं तो आप भुगतिए, झेलिए। तो ये बात है। आप कब तक ये भाईचारा की बात कर करके और आप इनके, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान मुल्लों के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेररिज्म पे डिपेंड करते हैं। भाई तुम आग से खेलोगे तो उंगलियां तो जलेंगी। तो वो सारी प्रॉब्लम है। तो कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखने के लिए टेररिस्ट चाहिए। अब अफगानिस्तान के हाथ से निकल गया है। अब वहां पे तालिबान का जो तालिबान जो अफगानिस्तान का है, वो अब देवबंद के कंट्रोल में आ रहा है। तो अब पाकिस्तानियों को और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो और भारत पे नाम लगाएंगे, कोई बात नहीं, लगाने दीजिए। क्वेश्चन ये है अपने को वो कैसे संभालेंगे। इनका आपस का जो झगड़ा है ये चलता रहेगा। और कई आतंकवादी फौजियों के खिलाफ है पाकिस्तान आर्मी के। पाकिस्तान आर्मी इनसे ग्रसित है, खासकर इमरान खान की सारी जो संस्था, वो सब इनके खिलाफ है। तो वो उनको तो अपने जान के लाले पड़े हुए हैं। तो इस मनोज साहब, इस संदर्भ में, इस सिनारियो में अगर ये चीज हो रही है, कोई नई बात नहीं है, ये होगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। हसन दुर्रानी साहब, चूंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी नीति मान लिया है, लिहाजा अगर देखें तो हाल के कुछ घंटों में दो बड़े झटके लगे हैं उसके। एक तो मुजाहिद को एनकाउंटर कर दिया या कहीं शूट आउट कर दिया, मार दिया, अज्ञात लोगों ने मार दिया। दूसरा, बलूचिस्तान में भी बीएलए ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान के 9 सैनिक मारे गए हैं। किस दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान? मनोज भाई, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी जो बात अभी आपने की है, आपने ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस किस्म के दहशतगर्द जो है वो मारे जा रहे हैं। और जैसे प्रॉवेल बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि रॉ जो है ये काम करवा रहा है। देखें, अगर तो ये वाकई ही दहशतगर्द थे और ये भारत में जाकर दहशतगर्दी कर रहे थे या कहीं और जाकर दहशतगर्दी कर रहे थे, और अगर रॉ जो है अगर इनको मार रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। प्रॉवेल बख्शी साहब को भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी जगह अगर आपको मौका मिले तो काइंडली जरा कर दीजिएगा। उसकी रीजन ये है कि ये जो दहशतगर्द जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिसको आप दहशतगर्द कह रहे हैं, इनका हमारे एटलीस्ट हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात, आपने ये बात कही है कि जो ये बंदे मारे गए हैं और उसके बाद बीएलए ने भी अटैक कर दिया, तो ये तो ऑब्वियस था कि ये इस तरह की चीजें चलती रहनी चाहिए।
और बीएलए ने जो काम किया है वो तो उन्होंने करना ही करना था। उसकी रीजन ये आपके सामने ही है कि जब से आपको भी पता है कि जाफर एक्सप्रेस का जब ये वाकया हुआ था उसके फौरन बाद जो था टीटीपी ने बीएलए के साथ एक कोलैबोरेशन किया था, और आप ही के प्रोग्राम में उस वक्त की, अगर मैं मार्च के माह की बात करता हूँ तो उस वक्त आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी। जी। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि दोनों की नानी यानी कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो एक ही है, लिहाजा अगर वो दोनों इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है वो टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है, वो तालिबान के खिलाफ हम लोग बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तालिबान के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान जो है उन दहशतगर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ है जो कि किसी और के एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आते हैं। और अभी अभी आप देखें 2 दिन पहले भी अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो थे वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में आए हैं और रास्ते में ही मारे गए हैं। अब ये तमाम की तमाम चीजें उस वक्त हो रही हैं जब पाकिस्तान और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ये कह रही है कि तालिबान जो है वो इन दहशतगर्दों को रोके। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा बॉर्डर है इस साइड वाला, जो आपका जो केपीके वाला एंड है या ये वाली साइड जो है, यहाँ से तो अंदर एंटर होने की कोशिश नहीं उनसे हो नहीं पा रही। तो डेफिनेटली उन्होंने फिर बीएलए के थ्रू जो है अपने आप को ये करना है। बल्कि शायद आपको शायद याद हो, माइट भी मैंने आप ही के साथ बात की है और मैंने यही बात कही थी कि जैसे ही अफगानिस्तान का जो मसला जो है वो तो किसी न किसी करवट बैठने की कोशिश होगा, तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो है मामला जो है दोबारा गर्म होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कि मतलब ये कि वो वहां पे भी जो है ना वो आग जलाने की पूरी कोशिश होगी, और वो आपके सामने हुआ है। अब इंटरनली जो इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के, और वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो दो एंड के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की जानब देख रहा है या उसकी तरफ उसकी तवज्जो मरकूज है। लेकिन अगर हम राइट साइड पे अगर हम देखते हैं अपने, तो भारत की साइड पे तो भारत भी जो है वो भी अपनी पूरी की पूरी जो है वो दोबारा नए सिरे से संदूर 2.0 जो उन्होंने शुरू किया हुआ है या उन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है अब वो पहले एक जगह पे पहले सिर्फ भारत के साथ वो नंबर आजमाता था, फिर उसके बाद आपने देखा है कि वो बीएलए के साथ लग गया, बीएलए के बाद अब वो टीटीपी के साथ लगा हुआ। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तीनों एंड को अपना देखना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है वो ये कि पाकिस्तान ने जो है वो तो ये जो इन दहशतगर्दों को कभी भी ऑन नहीं किया। एटलीस्ट मैं अगर अपनी बात करता हूँ, ये पंजाब गवर्नमेंट की बात करता हूँ, जैसा भी कसूर की बात हो रही है या काला इधर की बात हो रही है, कि लाहौर के करीब, लाहौर से 60 किलोमीटर दूर के इलाके की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये इंडिया का बॉर्डर यहाँ से ज्यादा करीब पड़ता है। दरिया सतलुज को जैसे आप क्रॉस करते हैं तो आप इंडिया वाली साइड पे आप आ जाते हैं और जो है वो भारतीय पंजाब का इलाका शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हाइड आउट्स थे, इससे ज्यादा हाइड आउट्स थे वो तो जनूबी पंजाब के अंदर थे। जो जनूबी पंजाब के अंदर जो बहावलपुर से आगे का जितना भी इलाका था, रहीम क्या खान था या सबकाबाद था, आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट के हाइड आउट्स हैं, लेकिन आपको शायद ये खबर बिल्कुल नहीं मिलती कि उन हाइड आउट्स को पंजाब गवर्नमेंट ने किस तरह तबाह किया है। अभी आप देखेंगे कि चंद दिन पहले की बात है कि ये जो डाकू जो थे, जिनको कच्चे का डाकू कहलाया जाता था, जैसे कि एक आप जमाने में आपके भारत में भी बहुत बड़े बड़े डाकू होते थे, तो यहाँ पे भी डाकू थे। और पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया कि उनको पंजाब की सरहद के अंदर एंटर होने से रोक दिया, और उनके ऊपर ड्रोन से जब उन पे हमला किया तो वो सारे भाग के निकल गए। अब जब वो वहां से भागे हैं तो उनके पास जो असला निकला है वो तमाम तर असला, मैक्सिमम जो असला था वो वाला असला था जो कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फौज जाते हुए छोड़ गए छोड़ थे। के गई है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि ये सिचुएशन जो है वो कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे जाके खत्म हो रही है। जो भी जहां भी खत्म हो रही है वहां लेकिन पाकिस्तान के लिए परेशानी दिखाई दे रही है। मनन द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनन साहब, बहुत अच्छी बात कही हसन दुर्रानी साहब ने, मन प्रसन्न हो गया। इतनी अच्छी बात कही है, वो कहती हैं कि देखिए साहब, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, तालिबान के खिलाफ नहीं है, वो आतंकवाद के खिलाफ है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम साहित्य में जाएं तो मैं आपको एक साहित्य से एग्जांपल दूंगा, भले ही वो कुछ लोगों को बड़ा ही इररेलेवेंट लगे या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे। इसके लिए इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने, जैसा कि पहले वक्ता ने बोला, जनरल साहब ने, कि अगर आप आग से खेलोगे तो आपके हाथ जल ही जाएंगे। वैसे ही मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की एक अवधारणा है वेस्ट में और पूरे ग्लोब में, और जिसके बारे में यहाँ बात करना चाहूंगा। एक डॉक्टर होता है, वो बहुत सारी लाशों के साथ, बहुत सारे कॉर्पसेस के साथ मिला के फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर तैयार करता है। पर जैसे ही वो जिंदा होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से और टेक्नोलॉजी से जान आती है, वो सबसे पहले किसी को नहीं मारता। सबसे पहले वो उस डॉक्टर की जो लेबोरेटरी है उसको जला देता है और डॉक्टर को मार देता है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तरीके से पाकिस्तान ने जो सो किया उसको रीप करेगा, जो आपने बोया वही आपको रीप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बूमरैंग इम्पैक्ट वाली बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक पुरानी अवधारणा है कि एक बच्चों का खेलने वाला एक बूमरैंग होता है, डिस्क की तरह, उसको आप फेंकें तो डिस्क तो सामने वाला व्यक्ति कैच करता है, पर वो जो डिस्क बूमरैंग जो होता है वो वापस आपके गले पे आके ही लगता है। मैं कोई दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया रही है, और जिस तरीके से पहलगाम हुआ और भारत ने उनको सबक सिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं कोई लिबरल नहीं हूं तो मैं ओपनली ये बात कहूंगा। और कर्नल साहब ने भी बात बोली कि अगर रॉ ये काम नहीं कर रहा है, अगर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां के आतंकवादियों को नहीं खत्म कर पा रही हैं, तो ऐसा उन्हें करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ से चला गया है, और एक नई चीज डेवलप हुई है जिसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा, वो है प्लूरलिज्म गवर्नेंस इग्नोरेंस, प्लूरलिज्म इग्नोरेंस। ये माइग्रेशन की थ्योरी है, क्योंकि जो होता ये है कि जब माइग्रेशन होता है और विदेश के रिफ्यूजीज भारत में आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, या किसी और विश्व के किसी राष्ट्र में आते हैं, जैसा कि अफगानी रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम भी पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई है, तो जो ज्यादातर लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि गरीब व्यक्ति आया है, खाने को नहीं है, बीमार है और इम्पॉवरिश्ड है, तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं और शरण देते हैं। हर राष्ट्र में ये देखा गया, पर धीरे धीरे राज्य के, स्टेट के सुनियोजित तरीके से, या फिर मीडिया में जो स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है उसके चलते लोगों में ये बात फैल जाती है, ये सेंटीमेंट फैल जाता है कि ये जो माइग्रेंट्स आते हैं ये एंटी नेशनल होते हैं, सब नेशनल होते हैं, और एक तरीके से होस्ट कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बर्डन होते हैं, उसके ऊपर एक लायबिलिटी होते हैं। तो ऐसा यूएन भी कह चुका है और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी कह चुकी है कि ये डोरन लाइन का जो मसला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसके चलते ये हो रहा है कि एक नई रिफ्यूजी प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के इलाके में हो रही है, जिसके चलते पाकिस्तान आंतरिक सुरक्षा के बहुत बड़े चैलेंज से गहराया हुआ है और घेरा हुआ है उसे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपने स्टेबल्स पहले क्लियर करने चाहिए, उसके बाद उसको विदेश नीति में इस तरीके के सेल्फ प्रयोग करने चाहिए, मोटिव प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए। जी, प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए। इस मसले पर असल में हमने जनता के बीच जाके कुछ सवाल भी तैयार किए हैं, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है, एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान में ढेर, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? 16% लोगों ने कहा स्थानीय आतंकी गुट ही इसके जिम्मेदार है। 54% लोगों ने कहा पाक का कमजोर सुरक्षा तंत्र इसका जिम्मेदार है। 15% किसी अन्य की बात कर रहे थे और 15% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा, क्या हाल के वर्षों में पाकिस्तान आतंक का सबसे सुरक्षित पनाहगार बना है? 93% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल बना है। 6% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह आखिर क्यों देता है? 45% लोगों ने कहा भारत विरोधी साजिश की तैयारी। 16% लोगों ने कहा बैट में आतंकी भर्ती को लेकर, और 29% लोगों ने कहा पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की मदद के लिए। 10% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। प्रफुल्ल साहब, जो सवाल हैं और उन सवालों पर लोगों की जो राय निकल कर आई है उस पर आपकी राय। देखिए, ऐसा है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे प्रोग्राम है और आपके प्रोग्राम है ये बहुत रंग ला रहे हैं। अब लोगों को इस बात से अवगत हो गए लोग कि ये प्रॉब्लम असल में क्या है। पहले जो था आतंकवाद को, टेररिज्म को लेके बड़ी धारणाएं होती थी, अब लोगों को क्लियरली पता चल गया है कि रिलीजन कहाँ पे गेम खेल रहा है, पाकिस्तान की हुक्मरान क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, अब अफगानिस्तान क्या करना चाहता है, हमारे को कहाँ फायदा होगा। और इसीलिए मैंने पहले बात दोहरा रहा हूं मैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि रॉ कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि अगर रॉ नहीं कर रहा तो मैं उसको करवाऊंगा अगर मेरे पास कंट्रोल होगा, ये मैं कह रहा हूं। और मैंने ये भी सजेशन दे रहा हूं कि एक क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म फोर्स CBCT
होनी चाहिए, जिसको आप पाकिस्तान को इनविटेशन दीजिए कि हम CBCD के ऑपरेशन करेंगे, अगर आप भी टेररिज्म में ग्रसित होइए तो काइंडली हमें ज्वाइन करिए। उनका आंसर पूछ लेंगे, अफगानिस्तान से भी पूछेंगे। एक बार आप ये मुहिम स्टार्ट तो करिए, फिर देखिए क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि अब जैसे हमारे आपने अभी छोटा सा पोल उठाया और लोगों ने आपको आंसर करा, और अब आप देखेंगे कि लोग इतने इसके ऊपर अवगत हो जाएंगे, इतने अवेयर हो जाएंगे इस बात से कि टेररिज्म का अब तो सिर्फ हिस्ट्री बन के रह जाएगा। क्वेश्चन ये है, प्रोवाइडेड हम ऑनेस्टली इसको दूर करने की बात करें। हाँ, पाकिस्तान आर्मी अगर सिर्फ लिप सर्विस देगी और कहेगी कि हम भी ग्रसित हैं, और फिर ग्रसित क्या है, आप उनको पाल रहे हैं क्योंकि आपके एनिमी भी टेररिस्ट हैं, तो आप अब अपनी फोर्स को भी टेररिज्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है, चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है। तो प्रॉब्लम यहां पे आ रही है। उनको फाइनेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सब कुछ मिल रहा है। उनको जैसे अफगानिस्तान में जो वेपन्स छोड़ के गए हैं, वो अगर इनके हाथ लग रहे हैं तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर तालिबान के हाथ लगे हैं अफगानिस्तान के तो उसका इस्तेमाल करेंगे। पर असली बात यह है कि अब उसका इस्तेमाल इंडिया पे नहीं होगा। तो मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ये अवेयरनेस टू टेररिज्म मस्ट बी ब्रॉट मोर क्लियरली, जैसे आप ला रहे हो, और लेके आना चाहिए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स मस्ट बी टोल्ड अबाउट दिस एज अ सब्जेक्ट। उनको पढ़ाना चाहिए, कॉलेजेस स्कूल वगैरह में उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से टेररिज्म पैदा क्यों होता है। अभी तो हम ये शर्माते हैं बोलने के लिए कि पैदा कैसे होता है और इसमें क्या रोल है, इतना इफेक्टिव कैसे हो जाता है। अगर आप इसमें से रिलीजन निकाल दीजिए तो ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुस हो जाएगा। यही ताकत है। तो हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये सब मिलके एक बॉडी बनाए और आपस में सलाह मशवरा करके एंटी टेररिज्म मूवमेंट चलाएं। इट शुड बी अ रिलीजियस मूवमेंट ऑल्सो, फिर बात बनेगी। पर ये कहना आसान है मेरे लिए, मैं एग्री करता हूं, ये बड़ा मुश्किल मुहिम है। इसको फिर उठाना पड़ेगा, किसी को तो उठाना पड़ेगा। तो अगर हमारी ये जो बची हुई जो ब्रीड है और जो जनरेशन है, अगर वो कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ मौजूद हैं हसम दुर्रानी साहब। हसम दुर्रानी साहब, हाल के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ और उस तनाव में भारत ने क्या किया वो खैर पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान देखे गए। कहा गया कि साहब हम ये कर देते, वो कर देते और दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान को मिटा देते। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालत की चर्चा की जाए तो पाकिस्तान के ही प्रमुख धार्मिक नेता जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हाल के दिनों में जो पाकिस्तान की स्थिति है, उस स्थिति में पाकिस्तान का जो आर्थिक संकट है, आतंकवाद है और आंतरिक अस्थिरता ऐसी है कि पाकिस्तान युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। और ये बयान तब आया, भारत तो बहुत दूर है, ये बयान तब आया है जब तालिबान के साथ पाकिस्तान के इस वक्त बहुत ही तल्ख रिलेशन देखे जा रहे हैं। जी, मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की, अभी गुजरे 2 दिन पहले, यानी कि डे बिफोर जो था वो यस्टरडे, मेरी जो मौलाना फजल रहमान की जमात का जो पूरा चैप्टर है, पंजाब चैप्टर जो है, उनके साथ मेरी मीटिंग थी और वहां पे भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं हमारी उनके साथ। और टू बी वेरी फ्रैंक, जो ये गुफ्तगू हुई है तो वो उसके मुताबिक तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की अपनी जो पंजाब चैप्टर है, उनके साथ मीटिंग में जो मेरी बात हुई, उन्होंने अच्छा, पहली बात तो ये आपने जो बात की है, ठीक है, आपका इसका बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई अपना पॉलिटिकल स्टंट तो खेलना होता है। वो हुकूमत के ऊपर कोई ना कोई प्रेशराइज उन्होंने डालना होता है, प्रेशर कर रहे होते, हो गया। अच्छा, फिर अभी आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा कि जो आपने मेरे बारे में कहा कि मैं तालिबान के तो उनको बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं TTP उनको दहशतगर्द नहीं कहता। देखिए, अगर तालिबान जो है वो वाकई ही दहशतगर्द होते तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इतने दिन तक भारत की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर भारत आता और इतने दिन तक वो भारत जो है ना वहां पे अपना भारत उसकी मेहमान नवाजी करता। ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है
कि एक दहशतगर्द तंजीम का बंदा जो है वो भारत के इलाके में बैठा हो, भारत उसको अपने घर में बुलाए और अपने टॉप टीयर की जो मैनेजमेंट है उसके साथ उसकी मीटिंग करवाए। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप भी तालिबान को दहशतगर्द नहीं मानते। हाँ, बाकी जो दुनिया है वो तो ये कहती है कि टीटीपी जो है या बाकी जो दूसरे उसके साथ में दाइश है या इस तरह के दूसरे जो उसके जो सेक्टर्स और ऐड हुए हुए हैं वो सारे के सारे दहशतगर्द हैं। और वो बल्कि वो ये कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो इन ग्रुप्स को हैंडल करने में या उनको कंट्रोल करने में उस तरह कामयाब नहीं हो सका जिस तरह की वो उसको होना चाहिए था। असल प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की, अगर जहां पे भी अगर पीस टॉक की अगर आप बात करते हैं और आपने कहा है कि जो मसाइल बढ़ते हुए जा रहे हैं या जैसा प्रोफेसर बख्शी साहब ने कहा या हमारे जो दूसरे ऑनरेबल जो यहाँ पे पैनलिस्ट है उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, तो बेशक निकल जाए, इसमें तो कोई इशू नहीं है। असल प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि आपके हमसाये के अंदर कहीं पे भी इस किस्म के हालात नहीं होने चाहिए, उनके इंटरनल इश्यूज नहीं ऐसे नहीं होने चाहिए कि वहां पे लोगों को डिस्प्लेस होकर वापस पाकिस्तान के अंदर या भारत के अंदर आ जाना चाहिए, जिसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी जो है आपको और हमें जो है वो बताई है। एक थ्योरीज जो इन्होंने हमें दी है, दो थ्योरीज जो इन्होंने हमें बताई है, एक फ्रैंकेनस्टाइन की थ्योरी बताई है और दूसरी थ्योरी जो है उन्होंने बताई है वो इस वक्त उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया अभी ये क्या कह रहे थे, लेकिन खैर एनीवेज प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने पाकिस्तान ने 40 लाख से ज्यादा अफगानियों को ना सिर्फ हमने यहाँ पे जगह दी बल्कि अपनी जो मीशत है, हमारी जो फाइनेंशियल इशू है, वो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेट है उसके ऊपर भी जो है हमने बहुत बड़ा धचका खाया इनकी वजह से। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लोग हैं, जब ये वापस अभी जब ये जा रहे हैं यहाँ से तो जाते हुए इनकी तमाम की तमाम बस्तियां जो है उनको तोड़ के मसमार करके एक एक चीज को तोड़ के ईंटें जमीन पे फेंक के ईंटें तक साथ लेके जा रहे हैं, सरिये दीवार छतों में से इन्होंने सरिये तक निकाल के ले गए। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये लोग कैसे हैं और ये अगर एंटी स्टेट हैं और इनकी जो चीजें हैं वो कहाँ। अच्छा पाकिस्तान तो हो गया, ईरान ने कितने लाख बंदा जो वहां से निकाल दिया है, जर्मनी ने देख ले, यूरोपियन यूनियन के 26 से ज्यादा ममालिक हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब हमने किसी भी किस्म का अफगानी जो है अपने मुल्क में नहीं रहने देना और वो बाकायदा तौर पे जो है वो एक इसके ऊपर करारदाद जो है वो लेके आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो इस इन चीजों को भी आप देखें ना। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं वो हमारे इंटरनल इश्यूज थे, एक हद तक तो थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन चीजों को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है उसके आफ्टर शॉक थे कि जब एक बड़ा जल्जला आता है तो उसके बाद जो उसके आफ्टर शॉक्स तो आते होते हैं, तो ये छोटे मोटे आफ्टर शॉक्स से जब हम इतना बड़ा जल्जला जो है अगर हम उसको बर्दाश्त कर गए तो ये छोटे मोटे आफ्टर शॉक्स तो ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और यकीनी तौर पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान जो है वो ये BLA को भी जो है ना प्रॉपर्ली तरीके से जो है ना टैकल कर लेगा और ये जो आपका TTP का जो मसाइल हैं वो भी सीधे पदरे हो जाएंगे। बस ये है कि अभी एक जमाने में जो नॉर्दर्न अलायंस था वो भारत का बड़ा फेवरेट था, आजकल अगर तालिबान है तो कोई मसला नहीं है, हो सकता है कोई और वहां से उठेगा और वो भारत के अगेंस्ट जो है वो तालिबान को उड़ाना शुरू कर देगा। और जो कि इस वक्त तालिबान को नजर आता हुआ वो देख भी रहे हैं और उनको फियर भी है। बाकी बात ये रहेगी कि अफगानिस्तान का भारत के साथ या अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ कोई मसला है तो वो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है वो एक अलग इशू है, अगर भारत का और अफगानिस्तान का है वो एक अलग इशू है। हमें अफगानिस्तान और भारत वाले मसले के ऊपर नहीं देखना चाहिए और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप भी जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कोई जो भी मसाइल है उनकी तरफ आप टेंशन ना लें, वो हमारे इंटरनल इशूज है हम उनको खुद ही सॉल्व कर लेंगे। खुद ही सॉल्व कर लेंगे। मनन साहब, किसी को तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बताइए। मनन साहब, हसन दुर्रानी साहब कह रहे हैं कि किसी को तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने सारे मसाइल खुद ही सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो BLA का मामला हो, POK का मामला हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा का मामला हो। देखिए, मैं उनके कमेंट पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि किसी राष्ट्र की जो हसन साहब कुछ बोल रहे हैं, जो चुनौतियां होती हैं उनके ऊपर अगर कोई पड़ोसी देश आघात करता है, इंटरफेयर करता है क्लैंडेस्टाइन तरीके से, इलेजिटिमेट तरीके से, तो एक भारत का एक पैट्रियोटिक सिटीजन होने के नाते, कोई एकेडमिक के नाते मैं कभी भी कहीं नहीं बोलता, क्योंकि सबसे पहले मैं भारत का नागरिक हूं जो डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, सेकुलरिज्म और जो हमारे अच्छे मॉडर्निस्टिक आइडियाज हैं उन पे विश्वास रखते हैं ये लोग। तो एकेडमिक नहीं हूं मैं, एक सिटीजन की तरह ये कहूंगा कि जिस तरीके से ब्लीड इंडिया की जो कैंपेन चलाई जाती है हमारे नेबरहुड स्टेट से, उससे हमारे देश की ट्रेजरी को, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करूंगा, कई लाखों सोल्जर्स को तैनात करना पड़ता है राजस्थान में, गुजरात में, कश्मीर में,
तो मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे जड़ कौन है। कोई या तो डीप स्टेट है, या पाकिस्तानी आर्मी है, आईएसआई है, या फिर चाइना इनको पूरी तरीके से फंड कर रहा है। तो मैं युद्ध की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। कोई भी राष्ट्र, हमारे प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि हम लोग बहुत बड़े पीस मेकर हैं। भारत एक पीस मेकर राष्ट्र है और डिप्लोमेसी के चलते सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहिए। पर हम लोग, हमारे जयशंकर साहब ये बात भी कह चुके हैं कि ब्लड और टॉक्स, ये दो चीजें साथ साथ बिल्कुल नहीं चल सकती। हमारे देश का जो ट्रेजरी है, एक्सचेकर है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर पे खर्चे के कारण और राजस्थान गुजरात के खर्चे बॉर्डर के कारण वहां खर्च होता है। और सबसे बड़ी बात है, खर्चे से भी बड़ी जो मार्टरडम होता है, जिस तरीके से एक 22 साल का सोल्जर, अब ये मिलिटरिस्ट बातचीत नहीं है, ये चीजें 2014 से पहले से भारत के पॉलिटिकल और राजनीतिक नैरेटिव में नहीं थी, जिसको हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है कि जो हमारे सोल्जर्स अपनी जान खो देते हैं। 22 साल का लड़का जिसकी शादी हुई है 3 महीने पहले, ये इमोशनल वूली हैंकी डोरी बात भी मैं नहीं कर रहा। तो इन सब चीजों के आगे जो ये पर्सनल त्रासदी होती है, जो राजकीय त्रासदी तो होती ही है, साथ में हॉई पोलोई की जनमानस की भी त्रासदी होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो मुझे लगता है जयशंकर साहब ये बात भी कह चुके हैं कि सारे राष्ट्रों को क्लियर होना चाहिए। यूएन को फटकार लगा चुके हैं 2-3 दिन पहले कि जो व्यक्ति एक देश का टेररिस्ट है, वो दूसरे देश का फ्रीडम फाइटर हो सकता है या है। तो इस तरह के कंफ्यूजन को, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक कंफ्यूजन को भारत दूर करना चाहता है। और नरेंद्र मोदी जी और जयशंकर साहब ये पहले भी बात कह चुके हैं कि जब भारत ने 2015-16 में आतंकवाद को डिफाइन करने की कवायद की और कोशिश की कि यूएन में रिजोल्यूशन लाए जाए, या फिर सारे राष्ट्र मिलके, एक शब्द होता है रिजीम से मतलब मेरा डिक्टेटरशिप से नहीं है, पर मैं कह रहा हूं एक तरह की कलेक्टिविटी होती है सारे राष्ट्रों की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज में तो ये रिजीम है, डिसआर्मामेंट मतलब जो वेपनाइजेशन में रिजीम है जी। और कह सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की रिजीम है, पेंडेमिक के अगेंस्ट ये रिजीम है। पर आतंकवाद के अगेंस्ट एक रिजीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री खड़ी करना चाहते थे, वो खड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें चाइना का या हमारे नेबरहुड का यहाँ कहीं ना कहीं वास्ता है। तो मैं यही कहूंगा कि तालिबान में भारत के लोग आए और उनको 6 दिन के लिए रहे, पर आप ये देखिए कि जो शुरू से हाजीपीर में जो हुआ, 2 गडरियों ने जाकर भारतीय पुलिस को बताया, पुलिस ने सेना को आगाह किया 65 में, तो हाजीपीर का वॉर हुआ, 65 का वॉर हुआ। कारगिल में क्या हुआ, वहां पर भी जो हमारे कुछ फार्मर्स थे, माउंटेनियर फार्मर्स कम जो होती है, हमारी स्पेशल क्लान रहती है वहां पर, उन्होंने भारत को बताया। तो ये जो एम्बिग्यूटी है, मैं ये नहीं कह रहा कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, मैं कह रहा हूं कि जो ये स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, ये नहीं फैलाया जाना चाहिए, क्योंकि जब और कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो फिर वॉर को ही और युद्ध को ही एक तरीके से कूटनीति का कोण और एजेंसी बनाकर भारत सरकार चलती है। भारत सरकार चलती है। असल में इसी मामले पर लेकर सर्वे के हमने 2 सवाल और लिए थे, लोगों से पूछे थे, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि आतंक को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन को आप कैसे देखते हैं। 54% लोगों ने कहा यह ठीक और ठोस एक्शन है। 29% लोगों ने कहा पाकिस्तान की टेरर फंडिंग बेनकाब हुई है। 16% लोगों ने कहा यूएस और यूएन से वार्ता होनी चाहिए इस मसले पर, और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, पाकिस्तान आतंकी साजिश से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे? 27% लोग कह रहे थे खुद पाकिस्तान को ही नुकसान है। 23% लोग भारत का जिक्र कर रहे थे। 5% लोग एशिया देश की बात कर रहे थे। 44% लोग उपरोक्त सभी की बात कर रहे थे और 1% लोग इस पर कहना नहीं चाहते थे। इस बीच एक रिपोर्ट भी हमने बनाई है, उस पर नजर डाल देते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे। भारत के मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में ढेर, भारत से वैर, पाक में आतंकियों की नहीं खैर। सूत्रों के अनुसार हाल के महीनों में पाकिस्तान में कई आतंकियों की रहस्यमयी तरीकों से हत्या हो गई है।
खुफिया एजेंसी ISI ने अब तक हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब भी मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी कुछ पाकिस्तान में घट रहा है, अब देखिए हाल के दिनों में बांग्लादेश के साथ बहुत गठबंधन हो रहा है और बांग्लादेश से भारत के खिलाफ लगातार नेगेटिविटी देखी जा रही है, संकेत देखा जा रहा है और पाकिस्तान के सेना प्रमुख, पाकिस्तान के ISI लगातार दौरा कर रहे हैं। भारत की सीमाओं पर तमाम उग्रवादी संगठन देखे जा रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की सरजमीन में जितने भी आतंकी संगठन हैं उनकी एक्टिविटी वहाँ पर देखी जा रही है। तो ये पाकिस्तान अगर कह रहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन हर संभव कोशिश वो ये करता है कि भारत के खिलाफ क्या वो कर सकता है, भारत के खिलाफ अगर कुछ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही तो कैसे वो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो पहले बोला था वो मैं दोबारा बोल देता हूं जी। वही बांग्लादेश जो कि जिसकी लाखों औरतों को उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने रेप करा, उनकी नस्ल बदलने की कोशिश करी, कहा कि ये बंगाली मुसलमान तो मुसलमान ही नहीं हो सकता, तो उन्होंने नस्ल बदलने की कोशिश करी। मैं 1971 में वहीं था, मैंने तो उनका सरेंडर तक देखा है और मैं एक न्याजी साहब से मैं मिला हूं जबलपुर में, तो मुझको पता है एग्जैक्टली वो क्या उनका गेम था। बेसिकली अब वही बांग्लादेश अब उनको बुला रहा है क्योंकि उनको दुश्मनी दिखाई, कॉमन दुश्मन दिखाई दे रहा है। एक बंदा, वो जो एक कंट्री जो कि है इंडिया, वो उनको दिख रहा है और उनके पास में हथियार है बड़ा अच्छा, टेररिज्म, क्योंकि वो रिलीजन उनको कंबाइन कर रहा है। वही रिलीजन फिर आ गया, वो आपको फिर वो कंबाइन करेगा। आपके सारे टेररिस्ट लीडर्स वहां पहुंच गए हैं। अब आपकी ही इसी चैनल के ऊपर तो जब शेख हसीना को चेस किया जा रहा था, मैं ही एक मुल्ला के साथ में ही तो बहस कर रहा था फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ इंडिया न्यूज, वही तो मेरे को अच्छी तरह याद है। तो ये आप मान के चलिए कि पूरे जो टेररिस्ट बॉडी ऑफ पाकिस्तान है, अगर उनकी वहां नहीं चलेगी तो अपनी हैसियत दिखाने के लिए, आइडेंटिटी बरकरार करने के लिए वो बांग्लादेश के आतंकवादियों के साथ मिलकर बांग्लादेश की सरकार से मदद लेकर अपना काम करेंगे। दैट विल सूट पाकिस्तान आर्मी, इट सूट्स वेरी वेल चाइना। तो ये एक बहुत बड़ी, जिसको आप कहते हैं रिलीजियस कलर्ड डीप स्टेट जो है, ये बड़ा अच्छा काम करेगी भारत के खिलाफ और ये भी करेगी। तो उसमें
भारत को अब जब पता चल गया है, अगर भारत इसमें एक्शन नहीं लेगा तो भारत की कमजोरी मानी जाएगी। तो इसमें तो एक्शन को लेना ही पड़ेगा। अगर हमारे इन 9 से 11 बेसिस पाकिस्तान में उड़ाए जा सकते हैं टेररिस्ट के, तो यहाँ पे भी उड़ाए जा सकते हैं। म्यांमार में तो हो चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बात चलेगी। पर हमको सबसे पहले बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि हमारे कार्ड्स क्या हैं टेबल पे। हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसे है, और इसमें हमको वी शुड नॉट होल्ड आवर पंचेस। नहीं, हम कैसे बात कर सकते हैं किसी की। क्लियर बात है कि हमारे, जब भी फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर ये रिलीजियस एंगल को आप निकाल दीजिए तो बांग्लादेश के टेररिस्ट और पाकिस्तान के टेररिस्ट और हिंदुस्तान में जो सपोर्टिंग सेल है, ये टेररिस्ट तो बाद में आए, जो हिंदुस्तान में सपोर्टिंग सेल हैं, जिसको कि वो अगर खत्म हो जाएंगे, आपका मामला बिल्कुल ठीक होएगा। भारत को अपनी डॉक्ट्रिन्स में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके से काम करें। जो सिंदूर ने स्टार्ट किया है वो अब इस पे काम करेगा। अभी सिंदूर 1-2 की बात आएगी, वही है स्लीपर सेल्स और पीओके और आतंकवाद को खत्म करना, ये मेजर मुद्दा रहेगा। इसमें सब कुछ एम्ब्रॉयल हो जाएगा, ये अलग अलग नहीं रहेगा। यहां तक कि पाकिस्तान GHQ का हाथ क्या है, सबसे बड़ी गलती ये करी। हम ये नहीं कहना चाहते कि हम पाकिस्तान आर्मी पे अटैक कर रहे हैं, अटैक किया। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमने तो आतंकवाद में अटैक किया। उनके आका GHQ हेडक्वार्टर है, दे शुड ऑल्सो बी टारगेटेड। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये बात हमारे को सब कुछ इस बात को मुद्दा नजर रखते हुए फिर बांग्लादेश की बात करिए, बांग्लादेश अपने आप आड़े हाथ आ जाएगा। इतना उसको दम नहीं है। आप देख लीजिए आगे तो जो होता है अगले 3-4 महीने में क्लियर आ जाएगा। जवाब दे दीजिए हसन दुर्रानी साहब। सर मुझे समझ नहीं आई, आपने प्रफुल्ल बख्शी साहब से सवाल कुछ और पूछा था, प्रफुल्ल बख्शी साहब ने जवाब उसका पता नहीं क्या दे दिया। नहीं, मैंने सवाल यही पूछा था कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर संभव दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता है। जो लोग भारत के खिलाफ कुछ भी करते हैं, पाकिस्तान तत्काल वहां पर पहुंच जाता है। बांग्लादेश का जिक्र किया था, और प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बता दिया कि बांग्लादेश में तो वो खुद थे, 71 की लड़ाई में उसका जिक्र भी कर रहे हैं वो। सर देखें, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि 71 की लड़ाई में वो शामिल थे। आपको शायद याद होगा कि आप ही के प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, वो शुएब नाम का सहाफी था, वो बार बार प्रफुल्ल बख्शी साहब की तरह एक ही बात बार बार कर रहा था कि लाखों औरतों का रेप हुआ, लाखों औरतों का रेप हुआ। एक बात क्या है जो ये हुआ है, शर्माने क्या बात है। मैंने कहा आप उसकी बाय प्रोडक्ट मुझे लग रहे हो। ठीक है भाई, मेरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप अब ओपन में इस तरह बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब एक एजेंडे की आप बात कर रहे होते, एजेंडे को जब फैला रहे होते, तो फिर आपको लाजमी तौर पे झूठ बोलना पड़ता है। और वो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आप टखने जोड़ के झूठ बोले, ताकि अगले बंदे को इतना यकीन हो जाए कि वाकई इससे ज्यादा सच कोई नहीं है। और वैसे भी जैसे ये हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये बार बार जो थ्योरीज की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल्स की थ्योरी यही है, और उसकी बल्कि पूरी रिसर्च है, और उस पर पूरी डिटेल पे हमें बल्कि पढ़ाया भी जाता है, और हम लोग बल्कि हम भी आगे जाके पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज में जाके, बल्कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि अगले बंदे को वाकई वो सच लगना शुरू हो जाए। प्रोफेसर साहब, ये आप ही की थ्योरी है ना, तो लिहाजा आपकी थ्योरीज में जो अगर आपको मैं बता रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को भी इसको थोड़ा सा सुन लें। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश का प्रॉब्लम आपका है, हमारा तो नहीं है। बांग्लादेश में आपका इंटरेस्ट था, बांग्लादेश के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अगर बांग्लादेश आपके हाथ से निकल गया, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं था, उसमें तो उस हसीना का कसूर था। ठीक है, जिसको आप लोगों ने इतनी सपोर्ट दे दी थी कि वो मतलब अनान हो गई थी, वो तो वहां पे इसी तरह बैठी हुई थी जैसे कि किसी भी मुल्क के ऊपर कोई मार्शल लॉ लगा होता है, और वहां पे जो है डिक्टेटरशिप वहां पे बैठा हुआ है। वहां पे अगर जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो वो उन्होंने कहा जी 1971 के जो हमारे शोहदा थे या जिन्होंने आजादी की जंग, अगर ऐसा ही है, अगर शेख हसीना मार्शल लॉ लगा के बैठी थी, तो चुनाव काहे नहीं हो जाते? चुनाव करा दीजिए, किस्सा खत्म। सबकी बातें मैं नहीं बोला, प्लीज, मैं सबकी बातें सुनता रहा हूं, मेरी बात ये आवाम पार्टिसिपेट करेगी ना बांग्लादेश में। सर मेरी बात सुन लेना, अगर मनोज भाई, अगर आप ये समझते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आपको लुकमा दे देंगे, शुरू कर देंगे, तो मैं फिर आपके कहने के मुताबिक बात शुरू कर दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, मैंने जवाब दिया। आपने चूंकि शेख हसीना की बात की है, तो मैं कह रहा हूं चुनाव नहीं हो पा रहे ना वहां पर।
अगर चुनाव हो जाएंगे उसके बाद यूनिस चुनकर आ जाएंगे तो किसी को कोई आपत्ति थोड़ी है, यूनिस को पब्लिक पसंद करेगी, वो जीत लेंगे। लेकिन अगर वापस कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी या फिर शेख हसीना आ जाएंगी तो इससे क्या कहेंगे? इसे तो यही कहेंगे ना कि वहां के देश ने, वहां की आवाम ने उन्हें चुना। भाई अगर आप मेरी बात सुन लें, ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आप लोग बात कर रहे होते हैं मैं चुप करके सुन रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए सुन रहा होता हूँ ताकि मैं आपकी सारी की सारी बातों को सुन लूं, ताकि आपका जो एजेंडा है, आपकी चीजें, उनको मुझे पता लग जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है बर्दाश्त है, लेकिन आप में बर्दाश्त नहीं, यहाँ बर्दाश्त की बात नहीं है। सुनिए, यहाँ कोई किसी यूनिवर्सिटी का, मेरी बात सुन लीजिए धासम साहब, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का लेक्चर नहीं सुन रहा है कि कोई प्रोफेसर बोलेगा तो सारे स्टूडेंट चुप होंगे। ये डिबेट शो है ना, डिबेट शो में कोई भी बोल सकता है। बख्शी साहब अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप भी उनको बोल सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मनन द्विवेदी साहब भी आपको करेक्ट कर सकते हैं, आप भी उनको कर सकते हैं। ये डिबेट शो है ना, कोई लेक्चरर थोड़ी चल रहा है। दुरानी साहब जी, मैं तो सुन रहा हूँ, तो भाई आप बात करूंगा। के आदाब होते हैं, ठीक है। अगर हम, अब दो चीजें होती हैं, मुकालमे में और बहस के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरा ख्याल ये था मनोज भाई कि मैं आपके साथ जब भी आता हूं, मैं आपके साथ एक मुकालमा करता हूं, डिबेट करता हूं, ठीक है। मैं कभी भी किसी शख्स को चलते हुए गुफ्तगू में या दौरान गुफ्तगू मैं उसको इंटरप्ट नहीं करता, मैं उसको रेक्टिफाई नहीं करता। इसी तरह मेरा भी आपसे यही ख्याल था कि आप भी मुझे बोलते हुए उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने बात की रेक्टिफाई, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पॉइंट्स, मेरी बात जो है वो आपके मुताबिक नहीं हो रही, आपके बयानिया के खिलाफ जा रही है, लिहाजा आप मुझे उस पे जो है वो मुझे रेक्टिफाई कर रहे हैं, आप मुझे इंटरप्ट करते हैं। अगर मैं 9:46 हो गए हैं हसन दुर्रानी साहब, 9:46 हो गए हैं और 9:45 के पहले आपने जितनी भी बात की मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला। अब मैंने एक बार बोल दिया तो आपने इतना जो है उसको विषय बना लिया, इश्यू बना लिया कि अब आप इसी पे बोले जा रहे हैं, अटके हुए, आपकी सुई अटक गई इस पर। इससे पहले आपने 2 बार बोला, मैंने कुछ बोला। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं बोलूंगा तो कोई बोलेगा ही नहीं। क्रॉस टॉक चल रही है ना, हो रही होती। यहाँ कोई असीम मुनीर थोड़ी बोल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है ये, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी को किसी बात पर कुछ कहना है तो वो बोल सकता है, आप भी बोल सकते हो। एक मिनट ठहर जाए, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। मैं भी आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, ठीक है, और तहम्मुल से सारी बात सुनता हूँ, लेकिन मैं उसको दरमियान में इसलिए नहीं रोकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस डिबेट का हुस्न खराब हो जाए। लेकिन आपने बाकी जिस तरह बाकी आपका जो मीडिया है कर रहा है, आई एम रियली सॉरी, मुझे बाकी इस बात का एहसास नहीं था कि यार, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस किस्म की बात, ठीक है, इट्स ओके, होता है चलता है। लेकिन भाई बात ये है कि बात हो रही है अफगानिस्तान की, बात हो रही है दहशत, जल्दी खत्म करना क्योंकि समय कम बचा। मनन जी को भी बोलना है। चलिए आप मनन जी से पूछ लें सर, मैं फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ बात कर लूंगा सर। आप मनन जी से बात कर लें। नहीं, आप बोल दीजिए, खत्म कर लीजिए अपनी बात। सर मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, आप भाई। अरे भाई, गुस्सा यहाँ कोई नहीं है किसी से, बोल दीजिए ना। आपका वक्त कम है, वो अलग बात है कि वो डिबेट के अंदर आपकी मेरी सारी बातें पूरी होगी, आप मनन भाई से बात कर लें, कोई इशू नहीं। मनन जी आप बता दीजिए क्योंकि पीसीआर से मुझे बोझा जा रहा है कि 2 मिनट है बस, प्लीज। हाँ, मैं 2 मिनट ही बात करूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी भी देश का आवाम बहुत अच्छा होता है, प्रिय होता है, और सारे राष्ट्रों में अगर देखा जाए पहले से तो बृहद भारत का जो आइडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और ये सब, बांग्लादेश, ये भारत के ही खंड थे। और इसको भारत राष्ट्र की बजाय इसको एक तरीके का सिविलाइजेशन कहा जाता था, इसको बृहद भारत कहा जाता था। पर जिस तरीके से अंग्रेजों ने कवायद की, जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो अपना पावर को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्यवाही की, उसके चलते भारत, बृहद भारत खंडित हुआ, कांग्रेस के रूल में खंडित हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पर फिर भी मैं अंतिम बात, अपनी छोटी सी बात ये कहूंगा कि मैं भारत सरकार की नीति, आतंकवाद के प्रति जो नीति है, उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं, जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने 25 साल पढ़ाया है, मैं ये कहूंगा कि हमारी जीरो टॉलरेंस की पहले नीति नहीं होती थी। और अभी भी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को, मुझे ऐसा लगा, मेरे पास कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं है,
ऑपरेशन सिंदूर को 1.0 कहा गया और अब ये हिडन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातचीत चल रही है पिछले 5 महीने से। तो जिससे भारत का जो जनमानस है वो इस चीज से उनको कहीं ना कहीं नाराजगी हो सकती है। कम से कम मैं तो इत्तेफाक इस चीज से नहीं रखता कि जब आपके घर में आकर वो भी अब आर्मी पर्सोनेजेस की फैमिलीज को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे लिए आर्मी बहुत सैक्रोसैंक्ट है, भारत की आर्मी। तो उसके चलते ये कहा जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस नहीं होना चाहिए और जो अधूरा काम किया गया था ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में उसको आगे एक्सटेंड करके हमारे प्रधानमंत्री को करना था। मैं पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री कहता हूं। लेकिन ये कहा भी गया है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वो आगे भी बढ़ सकता है। अब ये निर्भर करता है पाकिस्तान के ऊपर, ये निर्भर करता है हसन दुर्रानी साहब के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि अगले शो में फिर से हम चर्चा करेंगे हसन दुर्रानी साहब से और बख्शी साहब से। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा जो मेरे साथ चर्चा कर रहे